सो कल किया डिस्कस किया था हम लोगों ने रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, हमारा डिस्कशन चल रहा है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के ऊपर। और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस पर आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ और देखो आप लोगों ने कल लास्ट जो डिस्कस किया था वो क्या था। ठीक है, हाँ। सो आई थिंक शायद स्लाइड इज विजिबल नाउ। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जो रिपेलर होता है ना, वो एक फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स की वजह से ही वो रिफ्लेक्शन अकर होता है। ठीक है। सो अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब वो जो डेरिवेशन चलेगा आगे से आगे वो थोड़ा सा फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, दैट इज फोर्स इक्वेशन की हम लोग बातें करेंगे। सो द सेम इलेक्ट्रॉन इज फोर्स, सेम का मतलब ये होता है कि वही इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रिपेल आप लोगों ने किया है, द सेम इलेक्ट्रॉन इज फोर्स्ड बैक, इज फोर्स्ड बैक। इसका मतलब ये हुआ वो नीचे की ओर फोर्स्ड होगा वापस से, क्योंकि रिपेलर लगा हुआ है ना, इस वजह से फोर्स्ड बैक टू द कैविटी, टू द कैविटी टू द कैविटी by retarding electric field, by retarding इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू वो क्या होगी वो सुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा सुनो। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज बहुत सारी लग रही है। सबसे पहले तो वी नोड वोल्टेज लग रही है। वी नोड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिससे आपने कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था। याद है कुछ, हम लोगों ने कैथोड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक बी नोड वोल्टेज लगाई थी यहाँ पे, है ना, जिससे कैथोड से लगाई थी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। दूसरी वोल्टेज रिपेलर वोल्टेज, जो ऊपर की ओर लग रही है, ये रिपेलर वोल्टेज होती है, जो रिपेलर की ओर लगाते हैं हम लोग, रिपेलर वोल्टेज। और तीसरी होती है आरएफ वोल्टेज, जिसके थ्रू सिग्नल जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो तीन तरह की वोल्टेज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। वी नोड है, वी आर है और वी वन साइन ओमेगा टी है। रिपेलर वोल्टेज टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में नहीं था, इसलिए वहां पर हम लोगों ने केवल वी नोड और वी वन ही काम में लिया था। और डिस्टेंस आपका एल है ही सही, है ना। तो जिससे वो जा रहा है एल, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल कहलाता है। मतलब फ्री स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन रिपेलर स्पेस में एंट्री मारता है ना, और वो एल है जिसमें वो रिपेलर स्टेज में मतलब वेरी करता है, लाइक नाउ। अब फोर्स की अगर हम बात करें माई चांस, मान लो फोर्स हम जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, क्योंकि वो फोर्स बैक हो रहा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पे क्यू है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस ई ई। तो यहाँ से जब हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना होता है, माइनस ई अपॉन एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो वी नॉट प्लस वी आर प्लस वी वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक और चीज आप लोग समझो। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, ये जो आरएफ सिग्नल की वोल्टेज होती है ना, ये एक्चुअली में एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज वोल्टेज बहुत कम होती है, क्योंकि आरएफ तो एक नॉर्मल सी वोल्टेज है, और हमें अगर कैथोड से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, रिपेल करना है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली वी नोट और वी आर ज्यादा होता है। तो अगर इनका एडिशन कर दिया जाए, तो मान लीजिए वी नोट प्लस वी आर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू आरएफ सिग्नल वोल्टेज। तो आप ऐड करो वो दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नेग्लेजिबल मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड द फोर्स इक्वेशन इज लाइक, किसी भी फोर्स को एम ए के बराबर रख देना फोर्स इक्वेशन कहलाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं फोर्स की वैल्यू,
ओके, किसी ने एंट्री मारी है क्या? सर, you use demodulation equation here in equation 1. Can we use modulation equation? हाँ, sure, you can also use modulation equation. ठीक है, कर सकते हो। अब आगे देखो, वो तो केवल मैंने बताया है कि वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन है लाइक दिस। आपको जो यूज करना है करिए, नॉर्मली हम लोग मॉड्यूलेट ही करते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो मैंने आपको लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था मॉड्यूलेशन इक्वेशन? हाँ, ये रहा। जब प्लस आता है तो वो मॉड्यूलेशन इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैं आपको दिखा दूं वापस से, इधर देखो, हम लोगों ने ये जो लिखा है, ये प्लस लिखा है, ठीक है। तो ये जो है मॉड्यूलेशन इक्वेशन है, और मैंने डी मॉड्यूलेशन भी लिखा था कहीं ना कहीं। वेयर इज द डी मॉड्यूलेशन? हाँ, डी मॉड्यूलेशन है ये देखो, सुनो मेरी बात। जब डी मॉड्यूलेशन होता है ना, तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है। इस वाली जगह क्या आता है? प्लस आता है। इज इट एग्री? एक बार ऊपर जाके देखना आप लोग, यहाँ पर प्लस लिखा होगा, और जब मॉड्यूलेशन था तब माइनस आता है। क्यों? देखा आपने पिछले रजिस्टर को खोल के? हमारू नाम। हाँ देखो, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, एक बार रुको तुम्हें। मैंने जो डी मॉड्यूलेशन की कुछ लिखवाई थी वो देख लो। पहली बात तो, ये जो इक्वेशन है, जहां तक मुझे पता है हमने इक्वेशन नंबर 11 लिखी थी। एक बार रजिस्टर देखना आप लोग, पीछे का देखना पलट के। इक्वेशन नंबर आप लोगों ने 11 लिखी थी और एक 10 लिखी थी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन। ठीक है, v1 एंड साइन ओमेगा टी फॉर द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, एनीवे, खैर मेरा कंसर्न इतना है केवल कि आप लोग लिख सकते हो, केवल मुझे वो वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट दिखाना था, इसलिए मैंने लिखी है। इतना कोई वो नहीं है, मतलब कि आप कौन सी लिखो। चलो, हम तो अपने फोकस करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये आप लिख सकते हो, प्लस वाला भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसको फोर्स इक्वेशन के बराबर लिखता हूं, तो फोर्स इक्वेशन इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू m मल्टीप्लाई विद a। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊपर z डायरेक्शन होता है अगर हम मानते हैं कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉन की z पोजीशन में चेंज आ रहा है, सो अल्टीमेटली आप इसको d2z अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हो। एक्सीलरेशन क्या होता है? dz अपॉन मतलब पोजीशन में चेंज, लाइक दिस। अब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा? d2z अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल एम। ठीक है, एंड वी नॉट प्लस वी आर ऑल्सो। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग जब इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा लाइक, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, और यहां पर आपका लग जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन द लिमिट यहाँ पर लगा दो टी वन से टी तक, इनिशियल टाइम मान लो। तो टी1 से टी एंड डी टी विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करो, तो डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस के। अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं हम लोग। बाउंड्री कंडीशन आप जब लगाओगे, तो बाउंड्री कंडीशन ये बोलती है एट टी इज इक्वल टू टी वन, मतलब इनिशियल टाइम पे जो डी जेड अपॉन डी टी है
मतलब उसकी पोजीशन में चेंज जो है वो वेलोसिटी कहलाती है। dz अपॉन dt क्या है? पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। अब नॉर्मली आप लोग क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt लिखते हो। अब मैंने डायरेक्शन जो है वो z ले लिया ऊपर की ओर, तो मैंने x नहीं लिया, मैंने z ले लिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, dz अपॉन dt। और ये सब t1 टाइम पर हो रहा है, इसलिए मैं इसको vt1 बोल दूंगा। अल्टीमेटली dz अपॉन dt होता क्या है? dz अपॉन dt एक वेलोसिटी कंपोनेंट कहलाता है। अब ये t1 टाइम पर मैं ले रहा हूं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है एट t1 टाइम, सो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, vt1 लूंगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे vt1 हो जाएगा। और जब आप t1 अप इज इक्वल टू t रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये k हो जाएगा। तो मेरे पास आ चुका है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, दैट इज vt1। दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो, इसको आगे हम सब सोल्व करेंगे, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट dz अपॉन dt आ जाएगा, माइनस ई अपॉन एल एम वी नोट प्लस वी आर टी माइनस टी वन प्लस वेलोसिटी एट टी वन टाइम। अब मुझे z निकालना है, तो मुझे फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सो डूइंग अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग। इसको दोबारा से आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, अगेन इंटीग्रेटिंग। तो दोबारा जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये z हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको सॉर्ट आउट करो, तो माइनस ई अपॉन एल एम वी नोट प्लस वी आर, ये तो वोल्टेजेस है, तो इनको बाहर निकाल लो। t1 से t टाइम पे फिर से इसको इंटीग्रेट करो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस टी वन एंड डी टी प्लस। अब रही बात इस vt1 की, तो ये vt1 तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये हो जाएगा dt। ठीक है, क्योंकि ये किसी इंस्टेंट पर है, vt1 क्या है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। इसको करो इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एल एम वी नोट प्लस वी आर, और टी का जब करोगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू। और टी वन तो एक कांस्टेंट टाइम है, तो टी वन का तो कुछ होगा नहीं, बट डी टी का हो जाएगा टी, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, प्लस वी वी स्मॉल वी जो है वो वेलोसिटी है एट टी वन टाइम, तो ये t माइनस टी वन हो जाएगा dt के रेस्पेक्ट। अब इसको आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सोल्व करना, मैं आपको बता दे रहा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस ई अपॉन एल एम वी नॉट प्लस वी आर टी माइनस टी वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर, ये आप करना ही आ जाएगा देखना, प्लस वी टी वन एंड टी माइनस टी वन ऑल्सो, एंड अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट k2 आएगा, ये लगाना ही भूल गए। ठीक है, अब दूसरी बाउंड्री लगाते हैं हम लोग। अब हम जब मान लीजिए t इजिकल टू टी वन की बात करते हैं, मतलब फाइनल, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा z डिस्टेंस क्रॉस कर जाता है, मतलब z जो है वो d है, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जो d है वो है। इधर देखो मैंने d इसको माना था शायद, इस कैविटी की लेंथ को, तो ये एंट्री मारता है टी नोट टाइम में, और इस कैविटी से बाहर निकलता है रिफ्लेक्स एरिया में टी वन टाइम में। तो इसका मतलब ये कि आपका इलेक्ट्रॉन इस पूरी कैविटी को क्रॉस कर गया टी वन टाइम में, तो टी वन टाइम बाहर निकलने का टाइम है, और टी नोट टाइम या फिर टी टाइम उसके एंट्री मारने का टाइम है। तो ये जो सिंगल कैविटी है इसमें ट्रेवल करने का टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस तो डी है और टाइम टी वन है, सो वी कैन से दैट एट टी इज इक्वल टू टी वन, इसने पूरी कैविटी को क्रॉस कर दिया, और उसका जो जेड डायरेक्शन डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, तो ये लेके चलो बाउंड्री कंडीशन, तो ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। तो t इज इक्वल टू टी वन करते ही ये वाला फैक्टर d हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, और ये अल्टीमेटली k2।
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अल्टीमेट, ये K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, K2 इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू D। K2 इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू D। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा जब मैं K2 का वैल्यू ऊपर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा Z इज नथिंग बट Z इज इक्वल टू माइनस E अपॉन LM एंड V नोड प्लस VR T माइनस T1। मैंने ऊपर शायद कुछ गलत लिखा था, 1 मिनट, इसको सोल्व करोगे ना, मुझे सोल्व करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टी एंड T1 माइनस टी, एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, इसका 2 बाहर लेना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, ये प्लस T1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 2 अंदर नहीं आएगा बेटा, कर दिया मैंने सॉल्व, ये नहीं आएगा 2 अंदर, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास नीचे कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा मेरे पास प्लस T1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस V T1 एंड T माइनस T1 plus D is it. Now it is the condition for the electron that turn in the cavity. अब वापस से मान लीजिए वो कैविटी में लौट के आता है, सपोज दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो केवल वो कैविटी से बाहर निकला है और रिपेलर स्पेस में गया, और रिपेलर स्पेस में जाके रिपेलर से वापस लौट के कैविटी में आएगा वो, ठीक है। तो रिपेलर से वापस से वो कहाँ आएगा, घूम फिर के, T1 टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, T2 टाइम पे वो घूम फिर के यहाँ पे आ गया रिपेलर स्पेस में, तो वापस वो डी डिस्टेंस तो आ रहा है, यहाँ पर आ गया वो, तो यहाँ पर भी वो डी डिस्टेंस पर था, यहाँ पर भी वो डी डिस्टेंस पर था, बट अब की बार जो है वो T2 टाइम पर है, मतलब कि वो रिपेलर स्पेस से घूम फिर के वापस डी डिस्टेंस पर आ चुका है। तो मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। नाउ द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन, condition for electron that turn at the cavity gap, the turn at the cavity gap, मान लो इलेक्ट्रॉन वापस घूम फिर के आता है, इसका मतलब ये है इफ t इज इक्वल टू T2, अब वो थोड़ा टाइम स्पेंड किया कैविटी गैप में और वापस से z इज इक्वल टू डी पर आ चुका है वो, देन अब आप लोग t की जगह T2 रख दो और z की जगह d रख दो, तो d इज इक्वल टू माइनस E अपॉन LM V नोट प्लस VR एंड ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस V ऑफ T1 एंड T2 माइनस T1 प्लस D, D से D कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप T2 माइनस T1 निकाल सकते हो आगे पीछे करके, तो यहाँ से मैंने आगे पीछे किया, थोड़ा सा इस माइनस वाले फैक्टर को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर इस होल स्क्वायर को इस T1 से काट देंगे, तो ये सब सोल्व करने के बाद में मुझे मिलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 LM, क्योंकि ये 2 और LM एक साथ ही है, अपॉन E एंड VT1 अपॉन V नोड प्लस VR, ये वोल्टेजेस है। इक्वेशन नंबर जो भी आपका चल रहा है वो मुझे नहीं पता, इसको शायद तुम लोग स्टार दो, जो भी कल से इक्वेशन चलती आ रही है उसको लगातार देते रहो। नाउ इफ
T2 माइनस T1 रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि वो T1 टाइम में कैविटी से बाहर निकल के रिपेलर स्पेस में गया और रिपेल होके वापस से वो T2 टाइम वापस आया। तो T1 में उसने रिपेलर स्पेस में एंट्री मारी और T2 में वापस से रिपेलर स्पेस से खत्म करता हुआ कैविटी में आ चुका है। तो ये उसका ट्रांजिशन टाइम कहलाता है। सो इफ T2 minus T1 represent transition time, represent transition time, that is T dash। ये ट्रांजिशन टाइम है मान लो उसका T2 माइनस T1। तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको ट्रांजिशन टाइम अगर हम देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास T dash इज इक्वल टू 2ml अपॉन E एंड वी नोट माइनस वी आर। अब मैंने कल आपको एक इक्वेशन दिखाई थी, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इक्वेशन VT1। ये यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, इसका नंबर मैं दिखा दे रहा आपको, मैं VT1 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ VT1। ये इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी आप लोगों ने, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इक्वेशन। अब आप चाहो तो डी मॉड्यूलेशन वाली भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। वो देखते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड, तो VT1 की वैल्यू पुट करनी है अल्टीमेटली। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे V नोड आ जाएगा, तो 1 प्लस BI V1 अपॉन 2 V नोड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जी अपॉन 2। और लिख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ VT1, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी नोड, ये जो आगे वाला फैक्टर है वो टी नोड है, बाकी ब्रैकेट वैसा का वैसा ही है, ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है। हियर ये जो आगे लिखा है ना, ये एक अलग कांस्टेंट फैक्टर है, साइन ओमेगा T1 माइनस थीटा अपॉन 2, वेयर T नोड इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू 2ml V नोड अपॉन E V नोड माइनस वी आर। बस वो जो आगे वाला फैक्टर V नोड प्लस होना चाहिए कि माइनस है, मैंने प्लस लिखना था यहाँ पे, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इस इक्वेशन में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन में, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग ओमेगा। सो ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T नोड BI V1 अपॉन 2V नोड ओमेगा T1 माइनस थीटा जी अपॉन 2। तो इसको आप चाहो तो थीटा नोड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा नोड प्लस, इसको एक्स डैश लिखते हैं, एक्स डैश साइन ओमेगा T1 माइनस थीटा जी अपॉन 2, वेयर एक्स डैश इज नथिंग बट एक्स डैश ये पूरा फैक्टर है, ये कंप्लीट फैक्टर एक्स डैश है, वेयर एक्स डैश इज इक्वल टू, ये ओमेगा नोड कहाँ से आ गया, ओमेगा है ये, ओमेगा टी नोड BI V1 अपॉन ट्वाइस ऑफ V नोड। इसे बोलते हैं बंचिंग पैरामीटर फॉर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड बंचिंग पैरामीटर ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ये डेरिवेशन था, ये तो थोड़ा सा पार्ट निकल गया रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पावर और इफिशियंसी निकालने का है, पावर इफिशियंसी निकालने का पार्ट है इसका नेक्स्ट, ठीक है। तो उस पावर इफिशियंसी का जो पार्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है ना।